हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर में। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखिए टोटल में 15 क्वेश्चंस थे, यानी कि 15 सेपरेट वीडियो होंगी। तो मैंने अभी तक कई सारे क्वेश्चंस मतलब मैं कवर कर चुका हूँ। पहले तो आप उसी वीडियो को देखना जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन ही सारे हमने बताए हैं। तो मैं ना प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, सारी वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी ना हमारी थर्ड यूनिट चल रही है इसमें, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट को देख लेना। ठीक है, जिसका मतलब क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट एंड गिव सार एंड सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। तो ये क्या होते हैं एंटीकोगुलेंट, उनको क्लासिफाई करना है और वारफेरिन की सिंथेसिस सार वगैरह देना है। तो मैं आपको सिलेबस में थोड़ा दिखा दूं कि कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर देखोगे, देखिए थर्ड यूनिट में कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट के अंदर है वारफेरिन, उस पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट ड्रग जिसकी सिंथेसिस आ जाती है। तो इसी को हम कवर करने वाले हैं। देखिए बाकी जो सारे क्वेश्चन उनके जो नोट्स हैं यानी कि सॉल्यूशन, वो आपको फार्मेसी वाले ऐप में मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन जो वारफेरिन वाला है बोले तो एंटीकोगुलेंट वाला है, ये फार्माकोलॉजी में भी है, मैं आपको दिखा दूं। लेकिन यहाँ पे सेकंड यूनिट आप देखोगे, यहाँ पे है कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट के अंदर ये वारफेरिन जो है मैंने वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह सेलेक्ट किया है, बिकॉज ये भी वहाँ पर भी कई बार आया था। तो ये जो है मैं ऑलरेडी वैसे कवर कर चुका था फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर क्योंकि जैसे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो वारफेरिन की सिंथेसिस हमने देखनी होगी, सार भी देखना होगा, पूरी स्ट्रक्चर वगैरह देखनी होगी। तो बाकी की जो क्लिप है मतलब मैं पिछली वीडियो को ही रखूंगा जो कि मतलब फार्माकोलॉजी की होगी, उसमें मैंने पूरी फार्माकोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन बता रखा है वारफेरिन के बारे में। लेकिन सार सिंथेसिस जो बाकी चीज़ें वो एक्स्ट्रा मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि क्या है वारफेरिन और उसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह। तो बात करते हैं सिंपली एंटीकोगुलेंट क्या है। देखिए नेम हमारा एंटी प्लस कोगुलेंट। एंटी का मतलब है अपोज एंड कोगुलेंट का मतलब है कोगुलेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जब भी हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है या बोले तो ब्लीडिंग होती है, तो कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग रुक जाती है और हमारे जो ब्लड है उसका थक्का बन जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है। वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? कोगुलेशन कहलाती है। तो अब यहाँ पे ऐसी ड्रग काम करेंगी जो कि कोगुलेशन नहीं होने देंगी। अब आप कहोगे कि कोगुलेशन तो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी ब्लीडिंग को रोकता है, हमारे जो इंजरी हो जाती है ब्लड को लॉस होने से बचाता है, लेकिन क्या हो कि कोगुलेशन ज़्यादा होने लग जाए। सपोज करिए जैसे कि ये जो मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम कर रही है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये भी हमारी एक हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होगी जहाँ पे मतलब ये जो मेडिसिन काम करेंगी। तो क्या हो कि जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इंजरी हुई या फिर इंजरी भी नहीं हुई है, हमारी प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट हो गई हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं। तो इस तरीके से वो प्लेक बना लेंगी, इस तरीके से क्लॉट बना लेंगी, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड के बहने में दिक्कत होगी, ब्लड इजीली फ्लो नहीं होगा, वही तो प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर ब्लड ही नहीं बहेगा ब्लड वेसल में तो हमारे टिश्यूज़ के पास वो नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उससे हमारी कई सारे डिसीज़ होंगी, CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर वगैरह। ये भी हो सकता है अगर ये हार्ट में थ्रोम्बस बन जाता है। और इसके अलावा और भी हार्ट अटैक या फिर हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो आई होप आपको इतना समझ आया कि आखिर ये मेडिसिन काम कहाँ करने वाली हैं और क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वही ड्रग है जो कि ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देंगी। जब हमारा ब्लड ज़्यादा कोगुलेट होने लग जाता है तो तब ये यूज़ की जाती हैं। सो दीज आर दोज ड्रग विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन द ब्लड वेसल। तो ये थ्रोम्बस को बनने नहीं देती हैं। यहाँ पे देखिए आपने एक पॉइंट जरूर से ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ड्रग है यानी कि जो हमारी एंटीकोगुलेंट है, ये ऑलरेडी बने हुए क्लॉट को नहीं ब्रेक डाउन करती हैं, नहीं उसको ठीक करती हैं, बल्कि जो आगे बनने वाला है ये उसको रोक देती है। यानी कि वही लिख रखा है, दे डू नॉट डिसॉल्व द ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट बट आर यूज्ड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। ये नए क्लॉट को नहीं बनने देती। ठीक है, जो ऑलरेडी क्लॉट बन गया है उसके लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो फिब्रिनोलाइटिक्स कहलाती है, जो कि नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो एंटीकोगुलेंट वो हैं जो कोगुलेशन को नहीं होने देती हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो वारफेरिन के ऊपर आता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन, यूज़ एंड साइड इफेक्ट बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन।
तो यहाँ पे जो हमारी एंटीकोगुलेंट है वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं। सबसे पहले है इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट्स। इंजेक्टेबल यानी कि जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि हेपेरिन है, लेपिरुडीन है, एनक्रॉड है, ये हमारी इंजेक्टेबल होती हैं। दूसरा हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल यानी कि जिसको हम ओरली ले सकते हैं, ऐसे टैबलेट के रूप में वो हम ले सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं, एक है कोमेरिन डेरिवेटिव। कोमेरिन हमारा एक केमिकल है जिससे ये डेराइव होती हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि वारफेरिन जो कि हम देखने ही वाले हैं, और वाइसाइड्रोक्सीकोमेरिन और एक्इनोकोमेरिन, ये इसकी कैटेगरी के ड्रग हैं। एक हमारे इंडेंडियोन डेरिवेटिव, ये भी हमारा केमिकल है, ये यहाँ से डेराइव होती हैं, इसका एग्जाम्पल है फेनिडियोन। तो ये सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन है एंटीकोगुलेंट ड्रग का। बात करते हैं वारफेरिन पे फोकस हम करते हैं कि इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है एंड यूज़ क्या है। तो वारफेरिन हम सबसे पहले वही लिखना है कि ये हमारा एक ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, और ये जो है एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के का, या बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। कैसे नहीं बनने देगा और आखिर क्या रोल है विटामिन के का कोगुलेशन में, वो अभी हम इसके मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे। और मोड ऑफ एक्शन से पहले हम बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर एंड सार के बारे में, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अगर आपने स्ट्रक्चर समझ ली ना, आपको देखिए सिंथेसिस समझ आ जाएगी और आपको जो है पूरा सार समझ आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर जैसे कि अभी आपने देखिए पढ़ा था कि ये जो है हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, क्लासिफिकेशन में जो देखा था, ये हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। कोमेरिन एक टाइप की हमारा केमिकल या बोले तो एक रिंग होती है, तो ये उससे डेराइव होता है, यानी कि वारफेरिन कोमेरिन से डेराइव होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोमेरिन जरूर होगा। तो पहले कोमेरिन को आपने बिल्कुल रटना है, समझना है, कुछ भी करना है, लेकिन वो आपने लिख करके आना है। कैसे? देखिए, ये जो रिंग है ना, आप जो देख रहे हैं, ये आपकी वैंजिन रिंग है, एंड ये जो है आपकी पायरोन रिंग है, जिसमें ये जो ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये OH को अगर आप हटा दें तो इतना जो अभी आपको नजर आ रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग एंड ये जो रिंग है पायरोन रिंग, इन दोनों को हम बोलते हैं कोमेरिन रिंग। तो ये आपने सबसे पहले ड्रॉ करने सीखनी है। तो सबसे पहले आपने देखिए बेंजीन बना लेना है, बेंजीन तो हर कोई बना ही सकता है ना। और उसके बाद ये जो दूसरी जो रिंग है यहाँ पे आप देखोगे, ये जो रिंग आपने ड्रॉ करनी है आपकी होती है कोमेरिन रिंग। ये एक्चुअली में पूरा नाम बोले तो ये आपकी पायरोन रिंग होती है, इसका पूरा नाम होता है अल्फा पायरोन। अल्फा पायरोन क्यों? यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन इसके बगल में ही है, इस वजह से। तो ये जो रिंग आपकी ड्रॉ हुई है, ये है आपकी कोमेरिन रिंग। अब इसी कोमेरिन रिंग पे जो है OH यहाँ पे लगा होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, इनकी 4th नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका पूरा नाम अगर हम बोले तो 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन रिंग किसके स्ट्रक्चर में होती है? वारफेरिन के स्ट्रक्चर में होती है। तो यही है मेन चीज जो कि एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब इसी के बाद में जो आगे की चीज है, यानी कि ये चीज जो है कीटोन चैन एंड ये एरोमेटिक रिंग बोले तो बेंजीन रिंग, ये किसी दूसरे रिएक्टेंट से आती हैं। पहले हमने देखिए इसको बनाना होगा, फिर इसको कहीं से ला करके अटैच करना होगा। ये होगी हमारी सिंथेसिस किसकी? वारफेरिन की, है ना। आपने देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपने पॉइंट वाइज समझिए। ऐसा नहीं कि देखिए टफ तो लग रहा है दिखने में कि कितनी बड़ी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हमने ब्रेक कर दिया। पहले बेंजीन ड्रॉ करना है, फिर पायरोन ड्रॉ करना है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। सिंपली यहाँ पे हमने कोई दूसरा ग्रुप लगाना है, बोलते हैं कीटोन की चेन है, एक एरोमेटिक रिंग है। तो ऐसे ही समझने में आसान हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझ आ गया स्ट्रक्चर कैसे आपने ड्रॉ करनी है। अब बात करते हैं सार के बारे में। देखिए, सार को लिखना बहुत ही आसान है। अगर आप पे स्ट्रक्चर आती है तो स्ट्रक्चर में कौन कौन से ग्रुप हैं तो उनके बारे में ही बना के लिख दो। अगर एग्जाम में ये भी नहीं पता है ना कि इसकी जगह क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, बस बना के लिख दो। जैसे कि ये है आपकी कोमेरिन रिंग, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो वारफेरिन होता है कोमेरिन से डेराइव होता है, यानी कि कोमेरिन तो जरूर होना ही चाहिए इसके स्ट्रक्चर में। अगर हम इसको हटा देते हैं तो एक्टिविटी गारंटी से वहाँ पे घट जाएगी। तो पहला पॉइंट यहीं लिख दिया सिंपली, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि कोमेरिन इज एसेंशियल फॉर एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी, इफ वी रिमूव दिस रिंग सो एक्टिविटी डिक्रीज, है ना, सिंपल लिखने के लिए। एंड दूसरा जो आप यहाँ पे देखोगे, ये कोमेरिन रिंग में जो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4th कार्बन पे जोड़ा है, ये क्यों जोड़ा जाता है? ये जो है ना हमारी जो ड्रग होती है उसको ना वीकली एसिडिक बना देता है। आपने पता होगा कि जो हमारी ड्रग होती हैं तो वो वीक एसिड होती हैं या वीक बेस होती हैं। तो ये जो हमारी ड्रग है वारफेरिन, वो वीकली एसिडिक होती है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, यानी कि ये भी एसेंशियल होता है। तो सिंपली वही लिख दिया है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 4 इज एसेंशियल एंड इट मेक्स ड्रग वीकली एसिडिक। इसको हम ये ड्रग को वीकली एसिडिक बनाता है। अगर इसकी जगह हम चाहें कि हम थायोल ग्रुप ऐड करें, अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहें OH ग्रुप को, तो एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट दूसरा बन गया आपका। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखोगे आपकी एरोमेटिक रिंग है।
यानी कि वारफेरिन में ये आपकी बेंजीन है। अगर बेंजीन की जगह देखिए अगर आप कोई दूसरी एल्किल चैन या एल्किल ग्रुप लगाओगे बड़ा सा, तो भी एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग या बोले तो हमारा कोई एल्किल ग्रुप होना ही चाहिए। तो सिंपली लिखा है कि एरोमेटिक रिंग एंड लॉन्ग एल्किल चैन या ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट है, वो है कीटोन चैन के ऊपर। देखिए यहाँ पे देखो कि आपकी कीटोन चैन है, तो ये भी एजेंशियल होती है। और जिस भी ड्रग में बोले तो वॉरफेरिन की तरह और भी कई ड्रग हैं, जैसे कि उसकी कैटेगरी में आपको दिखाऊं, जैसे कि वॉरफेरिन है और वाइसाइड्रोक्सीकोमेरिन है एंड एसिनोकोमेरिन है। तो जिस भी ड्रग के अंदर ये वाली कीटोन चैन ऐड हो जाती है, वो ड्रग मोर पोटेंट हो जाती है, बोले तो मोर इफेक्टिव हो जाती है। तो सिंपली आपने लिख देना है कि कीटोन चैन मेक्स द ड्रग मोर पोटेंट एंड इट मे बी रिप्लेस्ड विद एल्काइल ग्रुप बट एक्टिविटी डिक्रीज। इसको हम ना एल्काइल ग्रुप से ही रिप्लेस कर सकते हैं। बोले तो यहाँ पे जो हमारा कीटोन ग्रुप है, इसको अगर हम हटाने की कोशिश करें तो हटा तो सकते हैं, मतलब एक्टिविटी रहेगी तो सही, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हो गया सिंपली सार वॉरफेरिन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो देखिए सिंथेसिस समझना बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के रिएक्टेंट आपने जरूर से ध्यान रखने हैं कि आखिर हमारी रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हुई है ना। तो पहली जो स्टेप है इसमें कि हमें दो रिएक्टेंट चाहिए होंगे किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में। वही स्टार्ट होता है कि दो रिएक्टेंट हमको चाहिए। दो रिएक्टेंट है हमारे, एक है मिथाइल सैलिसिलेट एंड एक है एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर समझाई थी कि ये हमारी कोमेरिल रिंग है और ये हमारे अलग दो ग्रुप आके अटैच हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसको भूल जाइए, आपने यही कोमेरिल रिंग पहले सबसे पहले ड्रॉ करनी है, या बोले तो अपने बनानी होगी, क्योंकि यही मेन होती है एक्टिविटी के लिए। तो पहले हम कोमेरिल रिंग को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिएगा मिथाइल सैलिसिलेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। मिथाइल सैलिसिलेट का क्या मतलब हुआ, यानी कि आपने देखिए सैलिसिलिक एसिड पढ़ा होगा। सैलिसिलिक एसिड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो वो होता है बेंजीन, एंड बेंजीन में यहाँ पे OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ये जुड़े होते हैं। यानी कि ये पूरा आपका है सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए मैच करना, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे COO है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगा दिया है ना। तो CH3 जैसे कि जिसका मतलब होता है मिथाइल, तो मिथाइल सैलिसिलेट। यानी कि देखिए सैलिसिलिक एसिड को हम सैलिसिलेट भी तो बोलते हैं। तो अगर हमने H को हटा करके मिथाइल लगाते तो मिथाइल सैलिसिलेट। तो ये हमको चाहिए होता है एज रिएक्टेंट प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि यहाँ पे CH3COO COCH3 ये आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसका नाम है एसिटाइल मिथाइल सैलिसिलेट। बनता कैसे, बहुत ही आसान है। जिसपे मैंने रेड पेन लगा रखी है ये निशान, यानी कि ये चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट बना है कि बेंजीन रिंग पूरी है, यहाँ पे COOCH3 ये पूरा ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए O, ये आपका वही O है यहाँ वाला। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा और ये सारी चीज़ आपकी हट गई। अब यहाँ पे बचा COCH3, यानी कि एक आपका जो एसिटिक ग्रुप है, यहाँ पे COCH3 यहाँ पे ऑक्सीजन से आके अटैच हो चुका है। तो पूरा क्या बना, यहाँ पे बस क्या हमारा एसिटाइल जो ग्रुप है, ये एसिटिक ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हुआ है, तो एसिटाइल एंड बाकी का जो ही था यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना। बाकी क्या चीज़ यहाँ से निकली, CH3COH, CH3COO एंड एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये आपका इंटरमीडिएट बना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारी साइकिल है, ऐसे यहाँ भी एक साइकिल बन सकती है, बोले तो रिंग बन सकती है। तो उसको बनाने के लिए हमने देखिए सोडियम की प्रेजेंस में थोड़ा हाई टेम्परेचर रखना होगा। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर नेसेसरी होता है जो कि 205 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे देखिए साइक्लाइजेशन के बाद बनता है एक इंटरमीडिएट, जो कि मतलब कुछ ही टाइम के लिए बनता है, जो कि होता है सोडियम कोमेरिन। बोले तो 1 2 3 4 सोडियम कोमेरिन। ये एक मतलब इंटरमीडिएट बना है। और एक्चुअली में हमको यहाँ पे जो सोडियम है वो चाहिए ही नहीं, तो हम तुरंत वहाँ पे एसिडिफिकेशन करते हैं HCl की प्रेजेंस में, और सोडियम की जगह हट करके हमारा OH यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन। सेम वही है, मैच कर दो बिल्कुल, ये वही चीज़ है। देखो यहाँ पे हमारा बेंजीन है, यहाँ पायरोन है, OH ग्रुप है, सेम वही तो हमारा बन चुका है। बेंजीन है, पायरोन है, हमारा OH ग्रुप है, ठीक है। अब इतनी चीज़ हमारी बन चुकी है और बाकी इतनी चीज़ हमने अटैच करनी है ला करके, यानी कि दूसरा रिएक्टेंट हमने अब ऐड करना होगा, उसका नाम होता है बेंजोलैक्टोन। देखो यहाँ से ही आगे हम स्टेप बढ़ाते हैं आगे कि 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन हमारा बन चुका है। अब हम रिएक्शन कराएंगे बेंजोलैक्टोन के साथ में। बेंजीन होता है और लैक्टोन होता है, बेंजोलैक्टोन।
तो एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे सिंपली देखो ये रिंग यहाँ पे हमारी ज्यों की तो यहाँ पे सेम उतर आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने ब्रेक लिख दिया, यानी कि यहाँ से बीच में से टूट जाएगी, ये CH जो है बेंजीन को लेकर के अलग हट जाएगा, यानी कि ये जो CH ये वाला और बेंजीन यहाँ पे आके अटैच होगी। बाकी देखिए CH CO CH3, तो यहाँ पे जैसे एक बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो CH2 CO CH3 ये हमारा वही कीटोन चैन बन चुका है। तो ये हमारा वारफेरिन समझ आ गया कि यहाँ पे वो आपका 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन था, सेम का सेम यहीं उतर गया। बाकी बेंजोलैक्टोन हमारे बीच में से टूट के एक ग्रुप यहाँ जुड़ गया, एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वारफेरिन बनता है। तो अगर आप समझोगे तो इजिली आप सिंथेसिस को पूरी लिख करके आ सकते हो। तो ये एकदम इजी तरीका वारफेरिन के सिंथेसिस का। तो देखिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, कैसे हमारा वारफेरिन काम करता है। तो देखिए आपने ये तो समझ लिया कि क्या काम करेगा, यानी कि ये ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देगा। और मैंने अभी ये भी आपको बताया था कि ये विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है, बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। तो आखिर मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि आखिर कोगुलेशन होता कैसे है, या फिर विटामिन के का रोल क्या है कोगुलेशन में। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने अगर कोगुलेशन का कैस्केड देखा हो या कोगुलेशन का पाथवे पढ़ा हो, तो वहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो पाथवे काम करते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 10 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 12 है, फैक्टर 2 है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स इनमें से ये जो है विटामिन के पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये विटामिन के की वजह से ही ये एक्टिवेट होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे ये पाथवे थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे कि हमारा विटामिन के है, ये हमारा हाइड्रोक्विनोन है। विटामिन के जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। इस तरफ विटामिन के है जो कि एपोक्साइड है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन के की, है दोनों विटामिन के ही। तो इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करता है, एपोक्साइड रिडक्टेज, ठीक है। जैसे कि हमारा रिडक्टेज, यानी कि ये जो है इस एपोक्साइड फॉर्म को रिड्यूस करके हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब समझिए कि आखिर अब ये जो हमारा एक्टिव विटामिन के है, इसका रोल क्या है। जैसे ही ये हमारा विटामिन के जो है एक्टिव फॉर्म में अगर ये बनता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम है विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जैसे कि डैश कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन, या बोले तो सेकंड फैक्टर है, और एक फैक्टर हमारा 7 है, फैक्टर 6 है, और फैक्टर हमारा 10 है। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पहले, तो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, ये डिपेंड करता है विटामिन के पे। और जब विटामिन के मिलेगा, यानी कि ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये हमारे जो इनएक्टिव फैक्टर्स थे जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कोगुलेशन के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे काम करने लग जाएंगे, हमारा कोगुलेशन यानी कि थ्रोम्बस या बोले तो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझें, यहाँ पे पहले हमारा इनएक्टिव विटामिन के था, वो एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही एक्टिव विटामिन के मिला, यहाँ पे ये हमारा एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ जो कि इन इनएक्टिव जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिव फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा क्लॉटिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा वारफेरिन है, आखिर ये करेगा क्या, जो कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपली जो ये एक एंजाइम था एपोक्साइड रिडक्टेज, जो कि ये हमारा विटामिन के को जो हमारा इनएक्टिव था उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहा था। तो ये सिंपली यहाँ पे काम करेगा, और जैसे ही ये एंजाइम हमारा इनहिबिट हुआ, यानी कि हमारा जो विटामिन के है वो एक्टिव ही नहीं होगा। जब विटामिन के एक्टिव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी जो फैक्टर्स हैं वो भी इनएक्टिव ही रहेंगे, यानी कि कोगुलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो सिंपली यही दिखा रखा है कि वारफेरिन की ड्रग यहाँ पे एक्ट करेगी और इस एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो ये है मोड ऑफ एक्शन। मैंने आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है। बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक कि जो हमारा वारफेरिन जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कितनी हाफ लाइफ होती है। तो बात करते हैं जो वारफेरिन जो होता है ओरली हम इसको लेते हैं, ठीक है। और ये जो है जीआईटी यानी कि इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और हाफ लाइफ जो है इसकी 36 से 44 घंटे होती है। बोले तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 7 दिन तक रहता है।
ये हो गया। इसके अलावा जो मेटाबोलाइज होता है ये लिवर के द्वारा होता है और एक्सक्रीट किया जाता है किडनी के द्वारा। तो सिंपली आपने बात लिखनी है। बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो यूज़ है, जैसे कि पहले से हम पढ़ ही रहे हैं कि ये हमारा एंटी कोगुलेंट है, और जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है यानी कि वेन के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है तो उसको एक रोक देता है या फिर आगे नहीं होने देता है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, बोले तो हार्ट अटैक को भी ये ठीक करने का काम आता है। किस तरीके से? देखिए हार्ट अटैक होता कब है कि जब जो है हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें क्या है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक यानी कि या तो वो लिपिड वाला प्लेक हो या फिर थ्रोम्बस वाला प्लेक हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा इस मतलब हार्ट अटैक को भी ठीक करेगा। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो ये इन कंडीशन को भी ठीक करने के काम आता है। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट हैं। ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन सबसे जो मेन है वो है हीमोरेज। देखिए क्या हो कि जैसे कि हम यहाँ पे वारफेरिन ले रहे हैं, वारफेरिन क्या करेगा, ये हमारे ब्लड को ना पतला करेगा, ये एज ए ब्लड थिनर काम करेगा, यानी कि कोगुलेशन को नहीं होने देगा, तो मतलब ब्लड को पतला कर रहा है। तो जब हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, सपोज़ करिए हमें कहीं गलती से इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हमारा ब्लड आसानी से रुकेगा नहीं, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हमको हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा नोज़िया वोमिटिंग, ये तो नॉर्मली होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डायरिया, फीवर, ये नॉर्मल है। इसके अलावा एक मेन और साइड इफेक्ट है, वो है हेयर लॉस। आपको हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पूरी फार्माकोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ वारफेरिन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं इसको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, आप शुरू से सारे क्वेश्चंस को देखते आना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।